आज की यह वीडियो हिस्ट्री यानी इतिहास के लिए एक कंबाइंड वीडियो होगी, यानी कि यहाँ पे कई वीडियो को ऐड करके एक वीडियो बनाया गया है। यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको 250 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना तो अलग अलग आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप इसको ऑनलाइन टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। यहाँ पे आपके विकल्प हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया लौह स्तंभ के बारे में। तो देखिए लौह स्तंभ केवल कहा जाए तो थोड़ी क्वेश्चन कंफ्यूज वाला हो सकता है, लेकिन कहा गया है कि वह लौह स्तंभ जो कि कुतुब मीनार के पास है, तो ये बनवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया, तो कुतुब मीनार को बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, इसने रूल किया था 1206 से लेकर के 1210 तक। भले ही कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की इसको बनवाना, लेकिन तब तक इसकी डेथ हो जाती है 4 साल में ही। तो इसको जो पूरा कराने का काम था ये करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि कुतुब मीनार किसके नाम पे बनाया गया है। तो अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, तो ये अपने ही नाम पे बनवाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय एक सूफी संत थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार को बनवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। इनमें से ये आप देखेंगे कि हिस्ट्री से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। और इनका जो टैग लाइन था ये था वेदों की ओर लौट चलो, गो बैक टू वेदास। तो ये है आर्य समाज। कब बनाया? 1875 में। कहाँ पर बनाया? तो महाराष्ट्र यानी कि आज के मुंबई में। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था। आपके विकल्प है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। यह है आपके 4 ऑप्शन और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। देखिए इबादत खाना के बारे में 1582 में पहली बार चर्चा हुई, और अगर आप 1582 को देखेंगे तो दिल्ली के शासन पे उस समय अकबर था, क्योंकि जो अकबर का टाइम पीरियड है ये है 1556 से लेकर के 1605 तक। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी। पूरे भारत की बताना है। पहली महिला शासिका, देखिए अगर हम इतिहास में भारत की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली की, क्योंकि उस समय जो दिल्ली था अधिकतर युद्ध दिल्ली के ही टाइम इधर उधर हुए हैं, कन्नौज, दिल्ली, ये सारे क्षेत्र पे। तो आपको बताना है कि भारत की पहली महिला शासिका, तो इनका नाम था रजिया बेगम। टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, तो ये राज की थी 1236 से लेकर के 1240 तक। देखिए इसके पिता का नाम था इल्तुतमिश, जिन्होंने रूल किया था 1210 से लेकर के 1236 तक। इनसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि रूल किए थे 1206 से लेकर के 1210 तक। ये सारे गुलाम वंश के थे। अगला है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत में एक बड़ा नाम है, और टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। 2 सेकंड मिल रहा है आपको, आप चाहें तो अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। वीडियो खत्म होने के बाद आप बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। आपके विकल्प है महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गोरी। देखिए अगर सबका आपका टाइम पीरियड पता होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का है 1206, गजनवी का है 1191 के आसपास, ये 1025 है। मोहम्मद गोरी का है 1191 और ये है 712। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला कौन हो गया, महमूद बिन कासिम।
अगला है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? भारतीय साम्राज्य, विकल्प है कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों को पवित्र माना जाता है? मतलब कि जो नांदेड़ गुरु हैं उनको सिख पवित्र मानते हैं। तो ये किसकी समाधि है ये आपको बताना है। तो ये समाधि है गुरु गोविंद सिंह की। अगला है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? 1025 ईस्वी में इसको नष्ट किया गया था। किसके द्वारा ये आपको बताना है। और जो ये शासक था इसका एम केवल भारत में लूट पाट करना था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सही उत्तर होगा आपका सुल्तान महमूद गजनबी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? इनमें से कौन है जो कि सबसे पुराना है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं या फिर खजुराहो का मंदिर? तो ये है अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपतिनाथ की, ब्रह्मा की, विष्णु की या फिर इंद्र की? क्वेश्चन बेहद आसान है। अगर आपको इतिहास के बारे में थोड़ी भी जानकारी होगी तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। देखिए कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी कि ये मेसोपोटामिया की हड़प्पा के लगभग की बात हो रही है। और अगर आप देखेंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र की, तो ये लोगों के बारे में पता चला वैदिक टाइम पीरियड पे, जो कि 600 ईस्वी पूर्व है। तो यहाँ पे ये लोग तो होंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद इनके बारे में पता चला। तो सही उत्तर होगा पशुपतिनाथ का। अगला है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? क्या जैनों का है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है या फिर बौद्ध का है? त्रिपिटक, तो यह है बौद्धों का। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की लड़ाई के बारे में बहुत बार पूछा गया है। 2 लड़ाई के बारे में पूछा जाता है, एक तो पहली और एक तीसरी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। पहली हुई थी 1526 में और जो तीसरा हुआ था ये हुआ था 1761 में। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले कमेंट करके बताइए कि पानीपत का जो दूसरा विश्व युद्ध है, दूसरा जो युद्ध है, ये कब हुआ था। अगला है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य भारत में कब से शुरू हुआ ये आपको बताना है। मुगल टाइम पीरियड भारत में माना जाता है 1526 से लेकर के लगभग 1700 के आसपास यहाँ तक। तो ये हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई के साथ, क्योंकि ये हुआ था 1526 में। देखिए मुगल की तरफ से बाबर सबसे पहला मुगल शासक था जो कि भारत आया और इसने लगातार 4 युद्ध जीते, 1526, 27, 28 और 29। 30 में बाबर की मृत्यु हो गई। अगला है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। 1455, 1688, 1556, 1822, तो ये होगा 1526। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 3 विकल्प है। 1757 में 2 विकल्प है, 23 जून और 27 जून, 26 जून 1756 और 23 जून 1759। तो ये हुआ था 1757 में और डेट था 23 जून। अगला है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध का भी बहुत बड़ा रोल है इतिहास में, तो आपको बताना है कि बक्सर का युद्ध कब शुरू हुआ। ये हुआ था सन 1763 में। अगला है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? वही लाल किला जिसपे आज प्रधानमंत्री भाषण देते हैं 15 अगस्त को, तो ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? शिवाजी पर बनी हुई आपने कई मूवी भी देखी होंगी, तो उनके टाइम पीरियड पे एक पेशवा का पद होता था। ये पेशवा का क्या मतलब है? क्या वो रक्षा मंत्री था, धार्मिक मामलों के मंत्री था, मुख्यमंत्री था या फिर न्याय मंत्री था? तो ये होते थे मुख्यमंत्री। अगला है कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आपके विकल्प है आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा और झांसी की रानी। तो देखिए कहा गया है पूर्णतः रंगीन, ये मूवी आई थी 1953 में और ये है झांसी की रानी। पूर्णतः रंगीन कहा गया है, इस पे आपको ध्यान देना है। अगला है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915, 1820, 1815 या फिर 1920? तो ये हुआ था 1815 में।
अगला है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप जो कि एक महाद्वीप है, तो इसमें से कौन सा देश है जिसको यूरोप का मरीज कहा जाता है? क्या फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या फिर तुर्की को? तो सही उत्तर है तुर्की को। अगला है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जो जर्मनी है इसका एकीकरण कब पूरा हुआ? 1849, 1890, 1870 या फिर 1871? ये हुआ था सन 1871 में। अगला क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष आया? आपके विकल्प हैं 1699, 1757, 1707 या फिर 1885। सही उत्तर है 1707। अगला है कि बोलेस्विक क्रांति कब हुई? बोलेस्विक क्रांति कब हुई ये आपको बताना है। आपके विकल्प है 1935, 1917, 1950 या फिर 1899। सारे वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए। ये हुआ था सन 1917 में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, अगर हम बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में तो कई सारे क्वेश्चन गुप्त वंश के बारे में पूछे जाते हैं। तो गुप्त वंश के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे दें। देखिए, ये लगभग 275 ईस्वी में ये काम करना शुरू किया। इसकी राजधानी वैसे तो कई जगह रही, लेकिन अधिकतर टाइम में पाटलिपुत्र रही। पाटलिपुत्र मतलब कि आज का पटना, पटना मतलब कि आज का बिहार की राजधानी। अगर यहाँ पे इसकी भाषाओं को देखेंगे तो यहाँ पे दो भाषाएं मुख्य रूप से चलती थी। पहले थी संस्कृत और दूसरी थी प्राकृत। इसके अलावा इसके जो शासक थे ये हिंदू धर्म से भी रिलेटेड थे, बौद्ध धर्म से भी जुड़े और इसके अलावा जैन धर्म से भी जुड़े। तो ये था गुप्त वंश के बारे में कुछ जानकारी। और अगर आप इसके शासकों के बारे में देखना चाहते हैं तो देखिए, जो पहला शासक था मतलब कि संस्थापक जिसको आप बोल सकते हैं, ये था श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त का जो टाइम पीरियड है ये है 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक। इसके अलावा जो इसके बाद जो राजा आया उसको हम कहते हैं घटोचक। घटोचक का जो टाइम पीरियड है ये था 280 से लेकर के 319 तक। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये है समुद्रगुप्त। वैसे चंद्रगुप्त के बारे में भी जान लीजिए, ये था 319 से लेकर के 350 तक। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है 350 से लेकर के 375 तक। तो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो ये था कुमारगुप्त। इतने सारे क्वेश्चन आपको गुप्ता टाइम पीरियड से पूछे जाते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है यह है श्रीगुप्त, क्योंकि पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। अगला है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? अभी हमने आपको इस पेज पे बताया। जो इनकी भाषा थी मुख्य रूप से संस्कृत थी, लेकिन कहीं कहीं पे आपको प्राकृत भी मिलती है। अगर इन दोनों ऑप्शनों को आपको दे दिया जाए तो उस समय आपको संस्कृत ही ट्रिक करना है, क्योंकि संस्कृत मुख्यतः थी। जो इसके शासक बौद्ध धर्म ज्वाइन करते थे वही बस प्राकृतिक भाषा को देखते थे। तो ये होगा सही उत्तर आपका संस्कृति। तो अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? अधिकतर लिपि आप देखते हैं कि बाएं से दाएं जाती हैं, लेकिन इनमें से वो कौन है जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? 2 सेकेंड होगा आपके पास। अगर शारदा और नंद नागरी को आप देखेंगे तो ये बाएं से ही दाएं जाती हैं, लेकिन जो खरोष्टी है ये दाएं से बाएं की तरफ जाती है। अगला है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका है इसके बारे में आपने सुना होगा, यह गुफा है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्यकालीन इतिहास में भी थोड़ा बहुत और प्राचीन इतिहास में तो अधिकतर क्वेश्चन भीमबेटका से आते हैं। तो यह एक गुफा है और आपका सही उत्तर होगा गुफाओं का शैल चित्र। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? निगम मतलब कि एक ग्रुप। कौन है जो कि एक व्यापारियों का ग्रुप है इनमें से? इसके लिए सही उत्तर है मणिग्राम। अगला है कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव ने सबसे पहले किस अनाज को इसमें से देखा? देखिए, आपने अधिकतर पढ़ा होगा धान के बारे में, लेकिन यहाँ पे धान तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो धान से क्या मिलता है? चावल, और यही आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? क्या उनका नाम राज्यवर्धन था,
हर्षवर्धन था, भास्य था या फिर चंद्रगुप्त मौर्य था? इनका नाम था हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? देखिए, गौतम बुद्ध ने जब अपना प्रवचन देना शुरू किया तो उन्होंने एक भिक्षुणी संघ बनाया, और संघ बनाने के पीछे ये रीजन था ताकि जो उनका ज्ञान था उसको बांटने के लिए अधिक से अधिक लोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे कम से कम समय में। इसके लिए भिक्षुणी संघ बनाया गया, जिसका काम होता था कि ये भिक्षा मांगेगा और वहाँ पे ज्ञान देता जाएगा। तो ये किया गया था कपिलवस्तु में। अगला है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार में, और उन्होंने अपना जो अंतिम समय है कुशीनगर में बिताया। इसके अलावा वैशाली में भी काफ़ी दिनों तक रहे, लेकिन उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, ये दिया इन्होंने सारनाथ, जो कि है वाराणसी के पास में, वाराणसी के पास में। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में हुए? देखिए, आप देखेंगे तो कुछ टाइम पीरियड ऐसा है जो कि कॉमन है दोनों में। तो इनमें से ऐसा कौन शासक है जिनके टाइम पीरियड पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में उपदेश दिए गए थे? जैसे बौद्ध धर्म का भगवान बुद्ध ने और जैन धर्म का महावीर स्वामी ने, इन दोनों लोगों ने दिया था बिंबिसार के टाइम पीरियड पे। अगला है कि महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ये क्वेश्चन और इसके अलावा जो गौतम बुद्ध हैं इनके बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देखिए, महावीर की मृत्यु की बात करें, ये हुई थी पावापुरी में। चलिए कमेंट करके बताइए गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई। आपको हिंट दे दें, ये उत्तर प्रदेश में हुई थी, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में। अब आपको बताना है कि पूर्वांचल में कहाँ पे। अगला है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? काफी आसान क्वेश्चन है। सारनाथ में उन्होंने ज्ञान पहला प्रवचन दिया, गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके अलावा वाराणसी यानी कि सारनाथ में है, और कुशीनगर में उनको मृत्यु हुई थी, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। इस क्वेश्चन में हमने जो पूछा था इसका भी सही उत्तर होगा कुशीनगर। अगला है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिकतम था? भागवत, सही उत्तर है हिंद यूनानी। अगला है कि महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? ये राजवंश से थे, आपको पता ही होगा। इनके पिता राजा थे, तो ये थे शाक्य वंश के। इनके पिता का क्या नाम था, क्या आप बता पाएंगे? शुद्धोधन। अगला है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मतलब कौन पहले आया? कुषाण पहले आए, तो अगर आप देखेंगे तो कुषाण तो सबसे बाद में आया है। इसके अलावा गुप्त भी बाद में आया, इनमें से पहले आया था मौर्य। अगला है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश एक काफी ज्यादा टाइम तक रूल किया इतिहास में, और इसका इतिहास भी एक तरह से बहुत अच्छा है। यह है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मतलब कि उस समय जो लेन देन का काम होता था एक मुद्रा के रूप में होता था, उसका नाम क्या था? क्या उसको दिनार बोलते थे, तोल बोलते थे, पड़ बोलते थे, या फिर काकड़ी बोलते थे? देखिए, उसे बोलते थे पड़। अगला है कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? अगर आप बौद्ध धर्म में देखेंगे तो अधिकतर आपको नालंदा ही दिखेगा, लेकिन मौर्य काल में ये आके हो जाता है तक्षशिला, और ये भी है बिहार में ही। अगला है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? रिलेटेड है बौद्ध धर्म से। ये बौद्ध धर्म से, इसमें बौद्ध धर्म का महान शासक कौन था? तो गौतम बुद्ध तो बौद्ध धर्म से थे ही, लेकिन यहाँ पे शासक की बात की गई है, और ये थे अशोक महान। अगला है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है इसकी चौथी संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के द्वारा कराया गया, लेकिन इसकी स्थापना की बात करें यह कराया गया था अशोक के द्वारा। अगला है कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? कर्ण वंश। कर्ण वंश के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इसके लिए सही उत्तर है वसुदेव। अगला है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ये पुराने नाम है, जैसे कि पाटलिपुत्र पंजाब का, उसी तरह पुरुषपुर किसका नाम है? पाटलिपुत्र पटना का है, तो पुरुषपुर है पेशावर का।
अगला है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक और सुश्रुत इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये मेडिकल से रिलेटेड है। तो जो चरक हैं ये किसके राज चिकित्सक थे, मतलब कौन ऐसा राजा है जिसके चिकित्सक थे। अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें इस तरह की बेहतरीन वीडियो के लिए। और अगर आप प्ले लिस्ट में जाना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पे आपको ढेर सारी इस तरह की वीडियो मिलेगी। तो ये है कनिष्क। अगला है कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाया गया। इनका नाम था इंडो बैक्टियन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया। यवनिका का किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ये की गई थी यूनानियों के द्वारा। लाल सेना का गठन किसने किया था। यहाँ पे 4 विकल्प है, तो अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताएं। देखिए, लाल सेना के बारे में बात की जाती है और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इतिहास से, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो लाल सेना के बारे में, लाल सेना का गठन किया गया था ट्रास्टकी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की। क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिए, जो कि लगभग 1700 के आसपास, जब अंग्रेज पूरी तरह भारत को अपने कब्जे में ले लिया, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे पुरानी शिक्षा पद्धति से शिक्षा चल रही थी, जैसे कि मुस्लिमों का अलग, हिंदू का अलग, सब में अलग था। लेकिन उस समय एक वायसराय है जिन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की और उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, इनमें से किससे। देखिए, राजा राम मोहन राय को 1 से 2 चीजों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे 3 विकल्प है, मतलब कि एक तो है कि इनमें से कोई नहीं, इनको छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 3 विकल्प है। आपको बताना है कि इसमें से कौन है जिससे राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं है। तो यह है संस्कृत की शिक्षा में। देखिए, राजा राम मोहन राय को जाना जाता है सती प्रथा की समाप्ति के लिए, और उस समय लॉर्ड विलियम बेटिक यहाँ का गवर्नर था। लॉर्ड विलियम बेटिक से आग्रह करके इन्होंने सती प्रथा को बैन कराया। मतलब प्रथा क्या थी कि कोई भी स्त्री का पति मर जाए तो स्त्री को भी उसके साथ चिता पे सती होना था, तो ये थी सती प्रथा। और जब सती हो जाती थी तो फिर विधवा रहने का कोई मतलब ही नहीं था, और जब विधवा नहीं तो उसकी पुनर्शादी का कोई प्रावधान ही नहीं था। तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही सही हुआ। सबसे पहले तो सती प्रथा बैन की गई, उसके बाद जो विधवा हो जाती थी उनको पुनर्विवाह करने के लिए एक तरह से सामाजिक परमिशन भी दिया गया। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां पर? अमृतसर में। देखिए, उस समय एक कानून आया था, काला कानून, जिसको गांधी जी ने काला कानून कहा। उसका रियल नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट में क्या था कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक बिना जज के सामने पेश किए बंदी बना के रख सकती है। इसे कहा गया ना वकील ना अपील ना दलील, ना वकील ना अपील ना दलील। तो इस कानून के खिलाफ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, सतपाल किचलू की। तो उनके गिरफ्तारी के विरोध में कुछ लोग अमृतसर में 13 अप्रैल को इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, और वहां पे जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को घेर करके गोलियां चलवा दी, जहां पे लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए। अगला है कि प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया। मैसूर में कई युद्ध हुए, यहाँ पे पूछा गया कि जो पहला मैसूर युद्ध हुआ ये किन के बीच हुआ। 2 सेकंड यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है, अगर आप चाहें तो अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। एक तरफ थे हैदर अली और दूसरी तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश। अगला है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। राजा राम मोहन राय के कहने से तो लगाया गया, उनके सिफारिश पर तो लगाया गया, लेकिन किसने लगाया ये आपको बताना है। अगर आपको याद हो तो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था इनका नाम, ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कब, ये भी कई बार पूछा गया, तो 1829 में। ये ईयर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। म्यांमार पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी देने से कुछ सालों पहले, अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी देने से
कुछ सालों पहले म्यांमार को भारत से अलग कर दिया और ये है 1937। देखिए 1937 से अगले 5 साल तक मतलब कि 1942 तक चूंकि हमारे यहाँ आरबीआई बन चुकी थी। आरबीआई तो 1 अप्रैल 1935 को ही बन गया हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे। तो यहाँ पे 5 सालों तक आरबीआई ने भी म्यांमार में भी जाके काम किया। जब म्यांमार सरकार अपना काम करने के लिए सक्षम हो गई तो आरबीआई वहां काम करना बंद कर दिया। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया, मतलब कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया। देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन पार्ट 1 में भी आया था जिसमें बक्सर के युद्ध के बारे में बात की गई थी। अगर परीक्षा में इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो नजदीकी विकल्प होगा उसी को आपको ट्रिक करना होता है। दरअसल बंगाल विभाजन को 1911 में ही खत्म किया गया, लेकिन 1911 यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है, यहाँ पे विकल्प है 1912 और हम इसे ही बताएंगे। देखिए बंगाल विभाजन को किया गया था 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और जब इसका विरोध हुआ तो 1911 में लॉर्ड पंचम भारतीय एक पंचम थे अंग्रेज थे, वो जब भारत आए तो वहाँ पे जो बंगाल विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन ये पूरी तरह जाके कंप्लीट हुआ 1912 में। अगला है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। हमने आपको डेट भी बताया था अगर आपको याद हो, तो ये हुई थी 13 अप्रैल को। डेट आपको बताना है 1919। अगला है कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था। देखिए 1912 में ये जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तो उससे पहले कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी, लेकिन 1912 से कलकत्ता को राजधानी से हटा करके दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है 1911 में कि 1911 तक बिहार किस प्रांत के अधीन था, तो ये था बंगाल। अगला है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU, इसके संस्थापक कौन है। AMU जो कि आज भी है, तो इसके संस्थापक कौन है, तो ये है सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है, मतलब यह एक आंदोलन था जो कि चल रहा था और वहां पे जब चौरी चौरा कांड हुआ तो इस आंदोलन को बंद कर दिया गया और ये था असहयोग आंदोलन जो कि शुरू हुआ था 1920 में, खत्म हो गया 1922 में। खत्म करने के पीछे कारण यही था कि चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा जो कि एक जगह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, यहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को एक थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। उससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ, सबसे पहले तो आप ये जानिए। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1919 तक। तो इस दौरान अगर आप देख लेंगे तो स्वदेशी आंदोलन तो बहुत पहले हुआ था 1906 में। अलगाववादी आंदोलन भी नहीं हुआ था, ये हुआ था होम रूल जो कि 1917 में हुआ। अगला है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था जो कि भारत में है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। यह है हड़प्पा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना या फिर इसको टेस्ट के रूप में लेना तो ऐप डाउनलोड करिए। ऐप पर जाकर आप और भी मटेरियल पा सकते हैं। ऐप पर आपको कंबाइंड वीडियो भी मिलती है। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे, तो ये करते थे मातृ शक्ति पे। मतलब कि उस समय का जो समाज था वो मातृ प्रधान था, माता को बड़ी पद मिलता था। लेकिन आज का है तो जब से आर्य भारत आए तब से ये पिता वाला पावरफुल हो गया, जिसमें कि पितृशक्ति हो गया। अगला है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। अभी जिस आर्य के बारे में हम बात कर रहे थे इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो क्या इसका अर्थ होगा वीर, श्रेष्ठ या फिर कुलीन, विद्वान या फिर योद्धा, तो ये होगा श्रेष्ठ या फिर कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। देखिए वैदिक काल के बारे में कहा गया है, वैदिक काल मतलब कि 600 ईसा पूर्व। तो 600 ईसा पूर्व गेहूं और चावल तो आपको मोहनजोदड़ो में ही मिल जाते हैं। आपका सही उत्तर होगा तंबाकू। तंबाकू पहली बार भारत में लगभग 1500 ईस्वी के आसपास आया। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। वैदिक गणित का क्या उपनिषद है, अथर्ववेद है या फिर शुल्व सूत्र है या फिर शतपथ ब्राह्मण है, तो यह है शुल्व सूत्र। अगला है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है।
जैसे हमारे यहाँ 4 वेद होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे वैदिक युग की संस्कृति कहा गया है, ये कहा गया ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्योंकि सबसे पुराना वेद भी है। वेदों की संख्या कितनी होती है, बहुत बार पूछा गया है, ये होती है 4। चलिए कमेंट करके बताइए पुराणों की संख्या कितनी होती है। अगर ये पता है तो वेदांग कितने होते हैं, ये बता दीजिए। पुराण होते हैं 18, वेदांग बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। अगला है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो ऋग वैदिक आर्य थे, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, ये आपको बताना है। क्या ये शिक्षा पे डिपेंड थे, पशुपालन पे, कृषि पे? तो ये थे पशुपालन पे। अगला है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है। आदि ग्रंथ संगीत का, देखिए अगर सबसे पुराना ग्रंथ पूछा होता तब तो ऋग्वेद होता, निसंदेह आपका उत्तर ऋग्वेद होता। लेकिन संगीत का, तो संगीत के बारे में कहा बताया गया है सामवेद में। अगला है कि नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता कौन था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से भी है, इतिहास में भी पूछा जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है। अगर नई आर्थिक नीति के बारे में क्वेश्चन आए, NEP के बारे में, तो इसे बनाया गया था लेनिन के द्वारा, और ये इसको अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है, अप्रैल थीसिस के नाम से। और ये आया था 1921 में। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसने बनाया, लेनिन ने, किस महीने में, अप्रैल में, कब, 1921 में। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। देखिए सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने आपको बताया, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की, तो ये किया गया था लेनिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की, तो ये हमने आपको यहीं पे बता दिया है, कब की, 1921 में। तो उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है दर्शन, धर्म, योग या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। देखिए अगर देखा जाए योग दर्शन या फिर उपनिषद, तो इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या होती है 108। इसी तरह कई बार पूछा गया है कि वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पुराण है 18, वेद है 4। यहाँ पे पूछा गया था कि उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है, तो ये हैं दर्शन से। अगला है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, मतलब कि इसको लागू करने वाले, लाने वाले कौन थे। आपके ऑप्शन है गौतम, चाणक्य, विदुर या फिर पतंजलि। योग दर्शन, तो इनका नाम है पतंजलि। अगला है कि वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी। क्या गणतंत्र थी, प्रजातंत्र थी, राजा शासन था या फिर वंशानुगत राजतंत्र था। देखिए सबका अपना अपना मतलब है। गणतंत्र जैसे कि आज है, पब्लिक मिलके एक व्यक्ति को चुनती है। प्रजातंत्र, इसका भी मतलब लगभग गणतंत्र के जैसे ही है, हालांकि गणतंत्र और प्रजातंत्र में थोड़ी डिफरेंस होता है। राजा शासन जिसमें एक राजा होता है, और चौथा है वंशानुगत राजतंत्र, मतलब कि वंश के अनुसार। पूछा गया है वैदिक युग में, तो देखिए वैदिक युग शुरू होता है ईसा से 600 साल पहले, और यहाँ पे चल रहा था गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। वैदिक साहित्य में किस नदी के बारे में, किस नदी को सबसे ज्यादा बार पुकारा गया है। क्या इसका नाम सिंधु है, गंगा है, यमुना है या फिर सरस्वती है। तो इसके लिए सही उत्तर होगा सिंधु। अगला क्वेश्चन है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। जो कर्म के सिद्धांत के बारे में बताया गया है, ये कहां पर बताया गया है, ये आपको बताना है। मीमांसा से, वेदांत से, न्याय से या फिर ये सभी। ये होता है मीमांसा से। अगला है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। बेहतरीन क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। तो नंद वंश का संस्थापक था महानंद। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो नंद वंश का संस्थापक था महानंद, और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। इनमें से लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इनमें से कौन है जो कि भारत में है। क्योंकि अगर आप मोहनजोदड़ो को कह रहे हैं तो मोहनजोदड़ो का अधिकतर भाग पाकिस्तान में है,
इनमें से आपका सही उत्तर होगा लोथल। आखिर लोथल भारत में किस जगह पे है? तो यह है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? आपके विकल्प है ग्राम भोजक, ग्रामपति, मुखिया या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, पाली और प्रकृति दो ऐसे भाषाएं थी जो कि आम लोगों की भाषा थी, क्योंकि उस समय संस्कृत अपने चरम पे थी, लेकिन आम लोग संस्कृत सीख नहीं सकते थे, उनको अधिकार नहीं था। तो इसीलिए जब ये दोनों भाषाएं मार्केट में आई, मतलब लोगों के बीच आई, तब इनका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ। पाली में ग्रंथ मिलते हैं आपको बौद्ध धर्म के, जो भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ मिलेंगे वो आपको पाली में मिलेंगे अधिकतर, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना सारा प्रवचन सब कुछ पाली भाषा में ही दिया। और जो जैन धर्म से रिलेटेड बुक आपको मिलेगी, ये मिलेगी प्रकृति में। दोनों धर्म एक मतलब समकक्षी हैं, एक दूसरे के आसपास ही हैं। तो यहाँ पे पाली ग्रंथ के बारे में पूछा गया है। तो जो पाली ग्रंथ था, यानी कि बौद्ध धर्म का जो एक तरह से भाषा कर सकते हैं, इसमें जो गांव का मुखिया था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। अगला है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे पहले थे? मतलब किसका उत्पादन सबसे बढ़िया करते थे? कपास, जौ, चावल या फिर गेहूं? सही उत्तर है कपास। अगला है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि एक दो राजाओं को हराने के बाद सिकंदर की सेना को यहाँ का मौसम सूट नहीं किया, और भी कई कारण थे राजनीतिक, जिसके बाद सिकंदर ने यहाँ से वापस जाने का मन बना लिया। राजा पोरस को हराने के बाद राजा पोरस को फिर से राजा पोरस का राजपाट दे दिया गया था सिकंदर के द्वारा, और सिकंदर यहाँ से वापस चला गया। तो सिकंदर आया था भारत पे 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। और यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो कहीं कहीं आपको 323 बीसी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 322 बीसी मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आपको 322 ही ट्रिक करना चाहिए। अगर दोनों में से एक है तो जो भी है आप ट्रिक कर सकते हैं। अगला है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? जैसे कि टैक्स, कितना टैक्स देना चाहिए, धर्मशास्त्रों में इसे कितना बताया गया है? क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो कई राजाओं के बारे में कई चीजें हैं। कई राजा ऐसे थे जिनको खेत से मतलब नहीं था, कितना अनाज हुआ नहीं हुआ। आपके पास अगर 1 बीघा जमीन है तो आपको 10 बोरी देना ही देना है, अनाज हुआ या फिर नहीं हुआ। कई जगह ऐसा था कि जितना अनाज हुआ उसका 10% दे दीजिए, मतलब कि 100 बोरी हुआ तो 10 बोरी। कई जगह ऐसा था कि 1/4 था, मतलब कि 100 किलो हुआ तो 25 किलो दे दो। तो ये अलग अलग है। तो धर्मशास्त्रों में इसे कितना बताया गया है? आपके विकल्प हैं 1/2, 1/4, 1/6 और 1/5। सही उत्तर है 1/6। देखिए, अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दें। और आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे टेस्ट के रूप में भी ले पाएंगे अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं। और इसके अलावा आप अपना उत्तर काउंट करते रहिए, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है कि असतो मां सदगमय, ये कहाँ से लिया गया है? आपके विकल्प है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर उपनिषद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपके पास पता होगा कि 4 वेद होते हैं, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद से ही लिया गया है असतो मां सदगमय। अगला है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर। आपके विकल्प हैं वरुण, इंद्र, राम और कृष्ण। पुरंदर किसको कहा गया है? देखिए, अगर आपको वैदिक टाइम पीरियड के बारे में बताएं, वैदिक टाइम पीरियड मतलब कि ईसा से 600 साल पहले, तो वैदिक टाइम पीरियड मतलब कि आर्यों के भारत आने से पहले जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो देवी देवता हैं, इनकी वैल्यू नहीं थी, इनके नाम नहीं लिए जाते थे, लोगों को इनके बारे में नहीं पता था। जैसे कि राम, कृष्ण, इन लोगों के बारे में उतना नहीं पता था लोगों को। उनसे पहले केवल अग्नि, वरुण, इंद्र, हवा, इन्हीं देवताओं के बारे में बात की जाती थी। और यहाँ पे जो पुरंदर शब्द दिया गया है, ये प्रयोग होता था इंद्र के लिए। अगला है कि शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आपके विकल्प हैं गणित, संस्कृत, ज्योतिष या फिर ज्यामिति।
देखिए ये गणित से ही संबंधित है, लेकिन गणित में एक खास भाग से संबंधित है जिसे हम ज्यामिति कहते हैं। अगला है कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? क्या तांबे, स्वर्ण आभूषण, चांदी या फिर नन ऑफ दीज? निष्क किसको कहा जाता था, किस धातु को, ये पूछा गया है। तो जो सोने के आभूषण होते थे इनको निष्क कहा जाता था। अगला है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य महाभारत, भगवत गीता, रामायण, गीत गोविंद। आदि काव्य किसको कहा गया है? तो आदि काव्य कहा जाता है रामायण को। रामायण की रचना किसने की? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। रामायण की रचना किसने की? कमेंट करके बताइए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मतलब कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो सभी स्मृति के ही हैं। पराशर स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो कि सबसे पुराना है। अपना उत्तर कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर लाइव होने के बाद में देख रहे हैं। जब भी देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। तो यहाँ पे ये है मनुस्मृति। देखिए मनुस्मृति कहा जाता है कि जो लोग इस समय सामाजिक रूल फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि इतने साल तक इस तरह एक लड़का की शादी होनी चाहिए, इसमें इस तरह का रूल होना चाहिए, या जो भी सामाजिक रूल्स हैं ये मनुस्मृति से ही लिए गए हैं। तो ये है मनुस्मृति। अगला है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? मतलब कि गद्य और पद दोनों में मिलता है यह। ऐसा कौन सा वेद है? यह है यजुर्वेद। यजुर्वेद। अगला है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बेहद सिंपल क्वेश्चन, और इसको तो हम आपको बता चुके हैं, और यह है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र आपने सुना होगा। तो आपके विकल्प है परीक्षित, विश्वामित्र, वशिष्ठ या फिर इनमें से कोई नहीं। इनका नाम था विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? आपका ऑप्शन है भूमि, गोधन, गोधन और भूमि दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। संपत्ति का प्रमुख रूप तो यह है गोधन। अगला क्वेश्चन कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था। आपके विकल्प हैं 20, 16, 18 या फिर 11। तो इनकी संख्या 18। चलिए कमेंट करके बताइए उपनिषद कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा उपनिषद कितने होते हैं। यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। अगला है कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे? विधि मतलब कि नियम, कानून। तो ये कौन है? क्या इनका नाम सेलुकस है, चाणक्य है, मनु है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनका नाम है मनु। मनु स्मृति को अभी आपने देखा है, तो मनु स्मृति से मनु है। अगला है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? मतलब इनमें से वो ग्रंथ कौन सा है जिसमें कृष्ण के बारे में अधिकतर बात की गई है? वैसे तो आप देखेंगे तो महाभारत में भी आपको कृष्ण के बारे में चर्चा मिलेगी, श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलेगा, लेकिन इनमें से कौन है जो कि प्रधान ग्रंथ है? दोनों में से अगर एक को सिलेक्ट करना पड़े तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? श्रीमद् भगवत गीता को, क्योंकि भगवत गीता रामायण से ही संबंधित है, लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं यानी कि यह पूरी तरह कृष्ण से संबंधित है। अगला है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? मतलब कौन सा वेद है जिसे हम संगीत का पिता कहते हैं या फिर आदि ग्रंथ कहते हैं? आपके विकल्प हैं सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। सही उत्तर है सामवेद। अगला है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? वैदिक धर्म मतलब कि वही जो आर्य भारत है तब की बात की गई है। आपके ऑप्शन है पशुपति, प्रकृति, माता या फिर त्रिमूर्ति। तो सही उत्तर है प्रकृति। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का, क्या उसका नाम भैरव लोधी था, सिकंदर लोधी था, इब्राहिम लोधी था या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड मिल रहा है, तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करते रहिए। देखिए अगर हम बात करें लोधी वंश का, तो लोधी वंश का जो संस्थापक था इसका नाम था बहलोल लोधी।
अगला है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? गुप्त, लिच्छवी, मौर्य या फिर नंद। यह एक वंशज है, तो आपको बताना है कि जो वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र बनाया गया, ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया था लिच्छवियों के द्वारा। अगला है कि महमूद गजनी किस वंश का था? आपके विकल्प है यामिनी, तुगलक, गुलाम या फिर इनमें से कोई नहीं। महमूद गजनवी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो महमूद गजनवी भारत में कई बार आक्रमण किया और उसके आक्रमण करने का बस एक ही एम था, भारत को लूटना। सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण किया गया था, ये भी महमूद गजनवी के द्वारा किया गया। इसे महमूद गजनवी या फिर गजनी कहा जाता है। तो ये था यामिनी वंश का। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, और इसके पूछे जाने के कारण भी हैं क्योंकि उस समय भारत एक अच्छे खासे स्थिति में था, लेकिन तैमूर लंग आक्रमण करके पूरी इसकी दिशा और दशा को बदल दिया। क्योंकि तैमूर लंग का बस एक ही एम था यहाँ पे लूटपाट करना, अधिक से अधिक लोगों की हत्या करना, लूटपाट करना। तो इसके द्वारा हमला किया गया था 1398 में। अगला है कि शून्य की खोज किसने की? विकल्प है भास्कर, आर्यभट्ट, बहार मिहिर और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शून्य की खोज की गई थी आर्यभट्ट के द्वारा। अगला है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? आपके ऑप्शन है कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला या फिर ये सभी। विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था क्योंकि आपको पता है कि विक्रमशिला और तक्षशिला ये दोनों विद्या के लिए, अध्ययन के लिए जाने जाते थे, लेकिन जो कौशाम्बी है ये विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। अगला है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? साम्राज्यवाद के लिए, कला एवं साहित्य स्थापत्य के लिए, राजस्व और भूमि कर के लिए या फिर ये सभी के लिए। तो गुप्त राजवंश की हम बात करें तो ये था कला और स्थापत्य कला के लिए। अगला है कि बाल विवाह की प्रथा कब शुरू की गई? किस टाइम पीरियड में? गुप्ता काल, कुषाण काल, मौर्य काल या फिर इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड होगा आपके पास, तो अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, कमेंट करके बताते रहिए अपना उत्तर। यह है गुप्ता काल। अगला है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। आपको बता दें कि इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब तो आप बता ही सकते हैं। नेपोलियन वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इनका नाम है समुद्रगुप्त। अगला है कि सोने के सबसे अधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? क्या गुप्ता काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या फिर हर्षवर्धन के काल में? तो देखिए सोने के सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए थे गुप्ता काल में। बाल विवाह भी गुप्त काल में ही शुरू हुआ था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? अब नहीं है मुजरिस के नाम से, पहले इसको मुजरिस था। तो ये उस समय का एक राज्य था, उसका एक बंदरगाह हुआ करता था। बंदरगाह मतलब कि ऐसा समुद्र में जगह जहाँ पे जो बाहरी या फिर कोई भी नाव है आकर रुकती हैं। तो ये था चेर राजवंश का। अगला है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए महापदम नंद ने तो नंद वंश की स्थापना की थी, लेकिन घनानंद था इसका अंतिम शासक। अगला है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। आपके विकल्प है साइरस, डेरियस, कोम्बिसियस और जेरिसिस। इनमें से कौन है जो कि भारत के कुछ भाग को अधीन किया और ये ईरान का होना चाहिए? पहला ईरानी शासक कहा गया है, तो इनका नाम है डेरियस। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? क्या ये हिंदू धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, सिख का है या फिर जैनों का है? किसका है त्रिपिटक? तो यह है बौद्धों का। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस शासक ने किया? क्या इनका नाम महिपाल था, धर्मपाल था, गोपाल था या फिर देवपाल था? तो इनका नाम था धर्मपाल। अगला है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जब आप जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो ये आपको बताया जाता है। तो आपके ऑप्शन है शाक्य, लिच्छवी, जात्रिक या फिर सल्लास। सही उत्तर है जात्रिक।
देखिए, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ या फिर इन क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में लेना, तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप में आप इसका पीडीएफ पा सकते हैं। इसके पहले की जो भी वीडियो अपलोड है उन्हें देख सकते हैं, उनका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और चाहे तो इसे टेस्ट के रूप में भी ले पाएंगे। क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आपके ऑप्शन है जमाली, योशुद्ध, प्रभास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये थे जमाली। ये इनके दामाद थे, मतलब महावीर के दामाद थे और इनका नाम था जामिल। महावीर की माता कौन थी? देवानंदी, त्रिच्छिला, यशोदा या फिर इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म के बारे में आपको इनके बारे में बताया जाता है। इनका नाम था त्रिच्छिला। अगला है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा, वैशाली, गांधार या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन है जो कि प्राचीनतम है? 2 सेकंड है आपके पास, तो यह है नालंदा, जो कि आज बिहार में है। अगला है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, मक्खली गोसाल, आनंद और इनमें से कोई नहीं। तो ये थे मक्खली गोसाल। अगला है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? एक तो अशोक थे, और कौन है जिसको द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो ये है हर्षवर्धन। चलिए कमेंट करके बताइए, अशोक किस वंश से थे? अशोक का वंश क्या है? मौर्य वंश है, गुप्ता वंश है या फिर कौन सा वंश है? ये आपको कमेंट करके बताना होगा। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? विदेशी होना चाहिए, यात्री होना चाहिए, तो यह है मेगास्थनीज। इन्होंने एक बुक लिखी इंडिया पे, जिसको हम कहते हैं इंडिका। अगला है कि हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है हर्षवर्धन को, और इन्होंने अपनी धार्मिक सभा को कराया था प्रयाग में, इलाहाबाद, प्रयागराज। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट। तो ये थे हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन है कि मिहिर कुल का संबंध किससे है? क्या ये हूण वंश से है, कुषाण से है, मौखरी है या फिर गुप्त वंश है? देखिए, मिहिर कुल का संबंध था हूण वंश से। कि बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? यहाँ पे पूछा गया है कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं और आपको मिलेगा 2 से लेकर 3 सेकंड का समय। आपको बता दें कि इस तरह हमने इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी तथा कंप्यूटर के लिए अलग अलग वीडियो अपलोड कर दिया है। सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है। देखिए, इसके लिए सही उत्तर होगा हीनयान। देखिए, जब बौद्ध धर्म में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, तो जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। तो जो महायान है वो मूर्ति पूजा करते हैं, जो कि हम भगवान बुद्ध की मूर्ति देखते हैं, और जो हीनयान है ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। चलिए हम बौद्ध धर्म के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी बता दें, क्योंकि बौद्ध धर्म से कई प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बौद्ध के, मतलब कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के बारे में। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कई बार पूछी जाती हैं, हम सब कुछ आपको बता देंगे। सबसे पहले बात करें इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी मतलब कि आज का नेपाल में। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनकी माता का क्या नाम था? तो ये माता का नाम कभी कभी पूछता है, लेकिन दरअसल हुआ क्या था कि 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जो सौतेली माता थी, नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनकी सेवा की थी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। 14 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी। इनका एक बेटा था, नाम था राहुल। इनका एक सारथी था जो इनको नगर भ्रमण के लिए ले जाता था, उसका भी नाम कभी कभी पूछा जाता है। उसका नाम था चन्ना। और गृह त्याग मतलब कि ये 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिए, और इन्होंने जो अपना पहला गुरु बनाया जिनको, उनका नाम था अलार कलाम।
इसके बाद इन्होंने अपना जो पहला धर्म उपदेश दिया, ये दिया था सारनाथ में, और इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। और देखिए इनको ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो गया में हुई थी। गया मतलब कि आज के बिहार में। इन्होंने अपना जो भाषा अपनाया, मतलब किस भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया, तो ये थी पाली। अब पाली भाषा में ही क्यों दिया, क्योंकि ये जो पाली भाषा थी ये आम पब्लिक की भाषा थी, इसलिए इन्होंने पाली भाषा का चयन किया ताकि आम लोगों तक इनकी बातें पहुंच सके। इनके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जिनको कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे गृह त्याग, जब ये अपना घर छोड़े, इसको कहते हैं क्या, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। इसके बाद जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको क्या कहा गया, बुद्ध। पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर भी आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए सब कुछ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। निर्वाण मतलब कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पे ये इनका जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे ये श्रीवस्ती में दिए थे, ये भी आप जानिए। सबसे ज़्यादा इन्होंने अपना उपदेश दिया था श्रीवस्ती में। और इनके धर्म में प्रवेश पाने वाली जो पहली महिला थी ये थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ये पहली महिला थी। हालांकि पहले औरतों को अलाउ नहीं था, बाद में अलाउ किया गया। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। यहाँ पे जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो कुशीनगर देवरिया में हुई थी। और कहा जाता है कि इनको सूकर मांस खिलाया गया था और उसके खाने के बाद ही इनको कुछ बीमारी हुई और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए यहाँ पे इनकी मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगति हुए जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से जो पहला बौद्ध संगति हुआ ये हुआ था 483 BC में। बस पूछा जाता है कहाँ हुआ, तो ये हुआ था राजगृह में। ये भी पूछा जाता है किसके शासनकाल में, तो ये था अजातशत्रु। देखिए इस पेज पे जितना हम सब लिख रहे हैं सारे क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। जो दूसरा हुआ ये हुआ 383 BC में। कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ था, कभी कभी ये भी पूछा गया, तो हुआ था ये वैशाली में। वैशाली में किसने कराया, कालाशोक ने। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगति, तो ये हुआ था 251 BC में। कहाँ पे हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र मतलब कि आज का पटना, वहीं पे ये थोड़ा बहुत हिस्सा है। और ये कराया गया था अशोक के द्वारा। अशोक जो कि एक मौर्य काल के राजा थे। और जो चौथा इनका हुआ था ये हुआ था प्रथम ईस्वी में। प्रथम ईस्वी में। और ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। और ये कराया गया था कनिष्क के द्वारा। तो देखिए अगर बौद्ध धर्म को हमने इस एक पेज पे ही पूरा कवर कर दिया है, इस एक पेज से ही बौद्ध धर्म के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो चौथा वाला ये संगति बौद्ध संगति हुई थी, यहाँ पे ये 2 भागों में बट गया, महायान और हीनयान। तो यहाँ पे जो हीनयान थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। जो इनकी मूर्ति आप देखते हैं ये महायान धर्म द्वारा बनाई गई। तो अभी आपने देखा ये पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे है कि जो हीनयान है ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ है, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो सूत्र पिटक है जिसमें कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में बताया गया है। वैसे तो अभिधम्म पिटक, विनय और सूत्र ये तीनों बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है, लेकिन अगर शिक्षा की बात करें तो ये है सूत्र पिटक। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान धर्म में विभाजन किस संगति में हुआ। अभी अभी हमने आपको बताया ये 2 भागों में बट गए थे, तो किस संगति में, अभी हमने आपको बताया 4 बौद्ध संगति हुई, 483, 383, 251 और प्रथम ईस्वी। तो ये हुआ था चौथी में। जो चौथी हुई थी कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन में,
सब याद रखिए, ये पूछा जाता है कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। किसने कराया? कनिष्क ने। याद करना बेहद आसान है, सब कुछ के से शुरू, क से शुरू है। तो ये हुआ था चौथी बौद्ध संगति, और यहाँ पे ये दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान। जिसमें जो महायान थे मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, म से महायान, म से मूर्ति पूजा, और हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? मतलब जब ये अपना घर छोड़ दिए तो इसको चिन्ह द्वारा भी प्रकट किया जाता है। इनमें से वो कौन सा चिन्ह है? तो ये है घोड़ा। घोड़ा है, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनको स्तूप द्वारा मृत्यु को दर्शाया गया है, तो घोड़ा को दर्शाया जाता है इनके घर को छोड़ने को। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के लिए जो पहली संगति हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, ये अध्यक्ष वाला क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये थे महाकश्यप। यहाँ पे 2 सेकंड आपको मिल रहे हैं, आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। जो लोग ऑफलाइन भी देख रहे हैं वो लोग भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला है कि किसके काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी? कहने का मतलब ये है कि चौथी बौद्ध संगति को किसने कराया? तो बेहद आसान क्वेश्चन है, और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप बता पाएंगे। सही उत्तर है कनिष्क ने कराया था। कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी में कनिष्क द्वारा कराया गया था। यहाँ पे क्या हुआ? तो महायान और हीनयान 2 धर्मों में बट गया। अगला है कि बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? तो ये भी क्वेश्चन सेम है, वही कि जब महायान पंथ कब आया, तो सेम टू सेम उत्तर होगा कनिष्क में, क्योंकि कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगति कराई थी कुंडलवन कश्मीर में, और यहीं पे जो बौद्ध धर्म था महायान और हीनयान धर्म में बट गया। तो इसके लिए भी सही उत्तर होगा कनिष्क। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, और आपको अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताना है। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। सही उत्तर है दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने की थी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। अगला है कि बल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? बल्लभी काल किस काल को कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो ये हम कहते हैं गुप्त काल को, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? श्रीगुप्त के द्वारा। श्रीगुप्त ने इसकी शुरुआत की थी, और बल्लभी काल भी हम कहते हैं गुप्त काल को। अगला है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, तो कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है पुरुषड़ी। कहीं कहीं पुरुषड़ी आपको दिखेगा, कहीं कहीं आपको पुरुषड़ी दिखेगा। तो 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था पुरुषड़ी नदी के किनारे। अगला है कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद होती है, यह विचार किसका था? इसमें से किसने कहा था कि जो भारत की रुई है ये अन्य रुइयों से ज़्यादा सफ़ेद है? तो ये कहा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। आप देखेंगे तो मेगास्थनीज सबसे पहले भारत आने वाला एक ऐसा यात्री है जिसने कि भारत पे एक बुक लिखी, और इसने जो बुक लिखी उसका नाम है इंडिका। चलिए, आप बता सकते हैं कि ये किस राजा के शासनकाल में आया? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा प्रथम जो कि राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो ये बनवाया था एलोरा का शिव मंदिर। ये बनवाया था कृष्णा प्रथम ने, और कृष्णा प्रथम कौन था? तो ये राष्ट्रकूट वंश का राजा था। अगला है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट, तो ये था बृहदत्त। देखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि अशोक किस मतलब कि वंश का राजा था, तो ये था मौर्य वंश का अशोक, जो कि एक बड़ी युद्ध किया जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। तो कई बार पूछा जाता है कलिंग कहाँ पे है आज? तो कलिंग है आज के उड़ीसा में, आज के उड़ीसा में। चलिए, कमेंट करके बताइए उड़ीसा की कैपिटल कहाँ है, मतलब कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता है? किस यज्ञ में, मतलब कौन सा ऐसा यज्ञ होता था वैदिक काल में जहाँ पे सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो यह है सौत्रामढ़ी। सौत्रामढ़ी। अगला है कि सौर्य सेन वंश की स्थापना किसने की? सेन वंश की। तो ये किया गया था हेमंत सेन के द्वारा। अगला है कि अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा?
ये देखिए ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और ये लिखा गया था मोगलीपुत्र तीसरे के द्वारा। मोगलीपुत्र तीसरे के द्वारा लिखा गया था अभिधम पिटक। अगला क्वेश्चन है कि कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए, मतलब जो कुषाण थे ये किस चीज के सिक्के चलवाए, सोने, चांदी, तांबे या फिर इनमें से सभी। तो जो कुषाण वंश के राजा थे इन लोगों ने ये सभी सिक्के चलवाए, पहले सोने, फिर चांदी, फिर तांबे के सिक्के चलवाए गए। अगला क्वेश्चन है कि रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। रामपाल के द्वारा पूछा गया है। तो इन्होंने की थी जगदल विश्वविद्यालय की, जगदल विश्वविद्यालय की। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश की थी। गौतम बुद्ध की मां का नाम था महामाया और इनकी मृत्यु के बाद इनका जो लालन पालन किया उनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो ये जो इनकी मां थी महामाया ये किस वंश से थी, तो ये थी कोलीय वंश से, कोलीय वंश से। अगला क्वेश्चन है कि सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। अगला है कि कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा विनय पिटक। विनय पिटक में बताया गया है आपके नैतिक आचार संहिता के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास तो ये कराया गया था धर्मपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। पहली के थे महाकश्यप, दूसरी के कौन थे ये आपको बताना है। तो ये थे सबकमी, सबकमी। चौथी के थे मोगलीपुत्र, लेकिन दूसरी के थे सबकमी, पहली के थे महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ। तो इसका विकास कराया गया था कुमारगुप्त के काल में, कुमारगुप्त के काल में। नालंदा विश्वविद्यालय है कहां पे, बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। वल्लभी तो ये कराया गया था भट्टारक के द्वारा, भट्टारक के द्वारा कराया गया था वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास। रुद्रामा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। बात की गई है रुद्रामा के बारे में। जैसे अगर पूछ ले कि जो रजिया सुल्तान थी ये किस वंश की थी, तो रजिया सुल्तान थी गुलाम वंश की। अगर टाइम पीरियड पूछ ले रजिया सुल्तान का, तो यह है 1236 से लेकर के 1240 तक, केवल 4 साल। ये गुलाम वंश को एक और नाम से जानते हैं, कहीं कहीं ये भी मिलता है आपको, इसको मामूलिक वंश भी बोला जाता है। चूंकि यहाँ पे जो इसका संस्थापक था वो भी गुलाम था, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ा। तो देखिए बात कर रहे थे हम रुद्रांबा के बारे में और ये थी काकतीय वंश की। यहाँ पर आपको 2 सेकंड मिल रहा है अपना उत्तर बताने के लिए, तो जरूर कमेंट करके बताइए। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई। आपके विकल्प है तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये इक्ता दिया जाता था, मतलब कि एक तरह से जमीनी लेन देन को इक्ता कहा गया। उसमें क्या होता था कि जो सैनिक होते हैं थे उनको बांट दिया जाता था। जैसे कि ये 10,000 के इक्तेदार हैं, ये 1,000 के इक्तेदार हैं, जो उससे बड़ा होगा वो 50,000 का इक्तेदार होगा। तो इस तरह जो ये इक्तादारी वाला सिस्टम है ये शुरू किया गया था गुलाम वंश के एक शासक के द्वारा। और जो गुलाम वंश का ये शासक था इसका नाम था इल्तुतमिश। देखिए अगर हम बात करें गुलाम वंश की, तो जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो बिल्कुल पहले नंबर पर ही आपको पढ़ाया जाता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, तुगलक वंश, इस तरह करके आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें गुलाम वंश की तो शुरुआत होती है 1206 में, जो कि इसका पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि रूल किया 1210 तक। चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई और इसे लाहौर में दफनाया गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके बाद आराम शाह करके एक शासक बना जो कि कुछ ही महीने रहा, लेकिन उसके बाद जो एक बड़ा शासक बना ये बना 1210 में, जो कि रहा 1236 तक, और इसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी ही थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से लेकर के 1240 तक रूल की और दिल्ली की पहली महिला शासिका है।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन है, तो उसका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। तो यहाँ पे सही उत्तर था इल्तुतमिश। अगला है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है किसको? इल्तुतमिश को, बाबर को, मोहम्मद गोरी को या फिर अकबर को? देखिए, अगर आप देखेंगे इसमें से तो ये जो इल्तुतमिश है ये तो बाद में आया, और बाबर तो और ज़्यादा बाद में आया, ये 1526 में, ये 1210 में। लेकिन मोहम्मद गोरी बहुत पहले आ गया था। इसने 1191 में पृथ्वीराज चौहान को हराया, 92 में हराया, 51 में खुद हार चुका था। 92 में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद चंदावर के युद्ध 1194 में जयचंद को हराया गया। उसके बाद यहीं से आप देखेंगे कि मुस्लिम की शुरुआत हो जाती है, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा मोहम्मद गोरी। अगला है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन के विकल्प में थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे मुबारक शाह खिलजी दोनों जगह पे है, हालांकि ये अलाउद्दीन लिखा जाना चाहिए था। आपका सही उत्तर होगा मुबारक शाह खिलजी। अगला है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, मतलब किसके टाइम पीरियड पे थे, इनके समय कौन था? तो आपके ऑप्शन है हुमायूं, शेर शाह सूरी, बाबर या फिर अकबर। देखिए, अगर आप कृष्णदेव राय के बारे में जानना चाहते हैं तो ये दक्षिण भारत के राजा थे, और ये इनका जो राज्य था 1331 में इसको स्थापित किया गया था, विजयनगर। लेकिन विजयनगर के ये शुरुआती राजा नहीं थे। जो इनका टाइम पीरियड है ये है लगभग 1527-28 के आसपास, और अगर इनमें से आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर होगा बाबर, क्योंकि बाबर 1526 से लेकर के 1530 तक भारत में रहा। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। अगला है कि लोधी वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? आपके विकल्प है सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी या फिर इनमें से कोई नहीं। लोधी वंश की बात करें तो वैसे आप देखेंगे तो हर एक वंश में कोई ना कोई ऐसा राजा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा है, उसने अपने वंश को बढ़ाया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसे राजा भी हुए हैं जो कमज़ोर रहे हैं और वहाँ से उनका वंश खत्म हुआ है। तो यहाँ पे आप लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश में जो था ये था सिकंदर लोधी। अगला है कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? वैसे तो कई लोगों के द्वारा लिखा गया, अकबर के टाइम पीरियड पे आप देखेंगे बाबर का उसके पुत्री द्वारा लिखा गया था, लेकिन इनमें अकबर ऑप्शन में नहीं है। अब आपको यहाँ पे जो विकल्प में है इन्हीं में से बताना होगा। यह है फिरोज तुगलक, तुगलक वंश का था। अगला है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? दरअसल जब 1236 में रजिया ये सुल्तान बनी दिल्ली की, तो ये आदमियों के जैसे उस समय मतलब एक कोट पहन करके, एक जूता पहन करके भरे दरबार में आकर सिंहासन पर बैठती थी, और ये उस समय के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। उनको ये था कि ये महिला है और महिला को बुर्के में रहना चाहिए। तो इस तरह रजिया सुल्तान को हटाया गया, और हटाने का जो तरीका था ये था इसको जान से मार करके। तो ये तुर्कों द्वारा इसको हटाया गया। अगला है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी आपने देखा कि लोधी वंश का पावरफुल तो सिकंदर लोधी, लेकिन अगर अंतिम की बात करें तो ये था इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। अगला है कि बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? मतलब सबका अपनी अपनी राजधानी थी, तो बहमनी के जो राजा थे इनकी राजधानी कहाँ थी, ये आपसे पूछा गया है। ये थी गुलबर्ग। अगला है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ये दक्षिण भारत के राजा हैं कृष्णदेव राय, तो यहाँ पे आपको बताना है। और देखिए, इसके लिए सही उत्तर है पुर्तगालियों से। तो अगला क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो आगरा है, आज का भी आगरा है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई ये आपसे पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी, फिरोज तुगलक या फिर नानाबदेज। यह है सिकंदर लोधी। अगला है कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी है? मतलब कि जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, उसी तरह इसमें से पुरुषों की जो बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है वो कौन सा है? डेविस कप, डुरंड कप, थॉमस कप। ये क्वेश्चन हिस्ट्री से बाहर का है, फिर भी ये क्वेश्चन आ गया है, यह है थॉमस कप। तो अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? देखिए, ये हुई थी 1336 में, इसी के आसपास। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा।
अधिकतर लोगों का उत्तर 13वीं सदी होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए आपका सही उत्तर होगा 14वीं सदी। देखिए, अगर हम आज 2020 में हैं तो इसका मतलब कि हम कौन सदी में हैं, तो 21वीं सदी में है। अगर बात करें 1950 की, तो हमको मतलब स्वतंत्रता कब मिली, तो 20वीं सदी में मिली। इस तरह होता है। अगला है कि नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। जिसने नहर बनवाए, ये तुगलक वंश का था। यहाँ पे 2 ऑप्शन है तुगलक वंश के। ये तो गुलाम वंश से है, लेकिन आपका जो सही उत्तर है ये है गयासुद्दीन तुगलक। अगला है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा राजवंश स्थापित हुआ। देखिए, तैमूर आए थे 1398 में। जब ये भारत में आया तो वहां से क्या देखा गया कि इसने यहाँ पे लूटपाट करने के बाद अपने मतलब इसको जो अच्छा लगा उसको यहाँ पे स्थापित करके गया, और ये था सैयद वंश। अगला है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। अलाई दरवाजा, यहाँ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा आपके परीक्षा में। यह है अलाउद्दीन खिलजी। कमेंट करके बताइए कि अलाई दरवाजा कहाँ पर है, ये कमेंट करके आप बताइएगा। किसने भूमि मापने का जो पैमाना था, जिसका नाम था गज ए सिकंदरी, मतलब कि गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने शुरू किया। ये एक लोधी वंश के थे और नाम है सिकंदर, मतलब कि सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी किस वंश का था। जो मोहम्मद गोरी था ये किस वंश का था। इसने ही भारत में मुसलमानों का जो राज है वो शुरू किया। इससे पहले अगर आप देखेंगे मुस्लिम रूल के बारे में तो उतना नहीं मिलता है। हालांकि इससे पहले भी कुछ शासक आए थे, लेकिन उनका मकसद यहाँ पे रूल करना नहीं था। लेकिन मोहम्मद गोरी जब से आया तब से यहाँ पे रूल करने की प्रक्रिया शुरू हुई, और ये था सस्बनीक का, संवत्सनी होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था कौन। देखिए, ये तीनों जो विकल्प हैं ये तीनों लूट मार करते थे केवल, लेकिन यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है ये है चंगेज खान। अगला है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। हम्पी की गुफाओं के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये कर्नाटका में है। अब बताइए कि ये किस जिले में है। ये है बेल्लारी में। अगला है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। देखिए, ये क्वेश्चन इतिहास से बाहर का है थोड़ा सा, ये आधुनिक इतिहास से पूछ लिया गया है। तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 1939 में। इनकलाब का नारा किसने दिया। इनकलाब का नारा किसके द्वारा दिया गया था। इनका नाम है मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। मतलब यहाँ पे पैसा जो आता था कहाँ से आता था। क्या उनको बंदरगाहों से पैसा मिलता था, या फिर टैक्स मिलता था, या फिर मुद्रा का सिस्टम था। तो इनको पैसा मिलता था भूमि के राजस्व से। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। मतलब एक संगम साहित्य है जिसमें चोल, चेर और पांड्य होते हैं। संगम साहित्य की जहां पर भी बात है तो यहाँ पे 3 शामिल होते हैं, चोल, चेर और पांड्य। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन शामिल नहीं है। वैसे तो हमने आपको बता ही दिया, आपका सही उत्तर होगा कदम्ब। कहने का मतलब यह है कि जहां पर भी संगम साहित्य की बात हो वहां पे 3 जो राजवंश है उनको आपको जानना होगा। पहला है चोल, चेर और तीसरा है पांड्य। अगला है कि गुप्त काल के सबसे अधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। यहाँ पे आपके विकल्प है, आपको अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताना होगा। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, वीडियो मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है। देखिए, अगर हम बात करें गुप्त काल की तो यहाँ पे सही उत्तर होगा विष्णु। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये इस तरह के जो भी देवी देवता हैं जिनका महत्व आज ज्यादा है, इनका महत्व पहले नहीं था। पहले जो देवता ज्यादा माने जाते थे उनका नाम है अग्नि, वरुण, इसके अलावा इंद्र। ये देवता वैदिक काल से पहले तक माने जाते थे, लेकिन वैदिक काल के बाद मतलब कि लगभग 600 बीसी से जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है इनकी मान्यता बढ़ने लगी। और जब गुप्ता काल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो भगवान विष्णु थे सबसे अधिक लोकप्रिय देवता थे। अगला है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। आपके विकल्प है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो यह है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इसी में से गुप्त वंश से ही पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और देखिए नेपोलियन कहने का ये मतलब है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसी तरह जो समुद्रगुप्त हैं गुप्ता काल के एक बड़े प्रतापी राजा थे। और कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त के घोड़े थे ये तीनों समुद्र के पानी पिए थे, मतलब कि ये चारों तरफ अपना परचम लहरा चुके थे। अगला है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। आपके 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ये था पेन चाओ, पेन चाओ। अगला है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। देखिए इससे पहले भी सोने के सिक्के चलाने के बारे में बात हुई थी, बाद में भी सोने के सिक्के चलाए गए, लेकिन कई बार इसे चेंज भी किया गया। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले कौन है जो कि नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाया। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे। सही उत्तर है कुषाण। अगला है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तो ये है जो तमिल का गौरव ग्रंथ है, इसका नाम है जीवक चिंतामणि। तो जीवक से समझ जाइए कि ये है जैन धर्म का। जैन धर्म में ही जीवक संप्रदाय आता है। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई। अभी ये क्वेश्चन अभी आया था, दूसरे तरह से पूछा गया था। यहां पे देखिए सोने के सिक्के के बारे में, तो आपका सही उत्तर क्या था कुषाण। तो यहां पर भी जो आपका सही उत्तर होगा कुषाण ही होगा। अगला है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया। रेशम मार्ग कहने का मतलब है कि इसको हम सिल्क रूट बोलते थे, और इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे रेशम मिलता था। दरअसल सिल्क रूट के शुरू होने का मेन कारण ये था कि जो पहले सामान का आदान प्रदान होता था, यहाँ अगर हम भारत को बना दें इस तरह, तो यहाँ से जब चाइना होते हुए ये आदान प्रदान होता था, बीच में इसे एक बार बंद कर दिया गया था, तो इसके बाद जो रूट खोजा गया उसे सिल्क रूट कहा जाता है। तो ये है क्या यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से किसने आरंभ किया सिल्क रूट का। तो ये थे कनिष्क। अगला है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, मतलब किसके दरबार में रहते थे। चरक के बारे में आपने जाना होगा, ये एक चिकित्सक थे, ये रहते थे कनिष्क के दरबार में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया। हर्यक में आप देखेंगे, हर्यक में जो देखते हैं आप, तो लास्ट में जो आता है ये होता है क्या कण्व वंश। अगला है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। ये भारतीय विद्वान थे, कहा जाता है कि इन्होंने 0 और 1 की खोज भी की थी। इनफैक्ट 0 की खोज की थी और इनका नाम है आर्यभट्ट। अगला है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी किसके द्वारा। लिंगराज मंदिर तुरंत कमेंट करके बताएं अगर आपको पता है तो। इनका नाम है यताति केसरी, यताति केसरी। अगला है कि सेन वंश का स्थापक कौन था। सेन वंश का देखिए सेन वंश की अगर हम बात करेंगे तो सेन वंश का जो स्थापक था ये था सामंत सेन, सामंत सेन। अगला है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवाड़ा का मंदिर आपने पढ़ा होगा, मंदिर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है तो वाराणसी में है। इसी तरह जो दिलवाड़ा का मंदिर है ये कहाँ पे है, ये पूछा गया है और ये है आबू पर्वत पर। यहाँ पे मिस टाइपिंग है। अगला है कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जो खजुराहो के मंदिर हैं इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये कराया गया था चंदेल राजपूतों के द्वारा। अगला है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। एलोरा, तो एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। अगला है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। 1 लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने लायक नहीं है, जहाँ पे है वहां पे हम बताते चल रहे हैं। चोल वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। देखिए संगम साहित्य में ये शामिल था, चोल, चेर और पांड्य। तो जो चोल वंश है इसके संस्थापक थे विजयालय। अगला है कि चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था।
जो चोल युग था ये किसके लिए प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है। ये था ग्रामीण सभाओं के लिए। पल्लवों की राजधानी क्या थी, कहाँ थी पल्लवों की राजधानी? राजधानी नहीं, यहाँ पे राजधानी भाषा छूट गया है। मतलब राजकीय भाषा क्या थी पल्लवों की, ये थी संस्कृत। अगला है कि यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी, जो यादव वंश था इसकी राजधानी कहाँ थी, ये आपको बताना है। तो ये था देवगिरी। अगला है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, पाल वंश का धर्मपाल इसके एक प्रतापी राजा थे, लेकिन संस्थापक था गोपाल। अगला है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, इनका नाम है राणा कुंभा। अगला है कि अजयपाल संस्थापक थे किस शहर के, जो अजयपाल है इन्होंने कौन से शहर को बसाया, ये पूछा गया है। राजस्थान का यह शहर है और इसका नाम है अजमेर। अगला है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया, सोमपुर महाविहार ये कराया गया धर्मपाल के द्वारा। अगला है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, विक्रमशिला। तो ये महाविहार के निर्माण करता थे और इनका नाम है धर्मपाल। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे आपको 4 विकल्प मिल रहा है और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है 2 सेकंड में। देखिए कहा गया भारत के आजादी के समय, यानी कि कब, ये 1947 की बात की गई है। अगर बात करें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना हो गई थी 1885 में ही। 1885 में मुंबई में इसकी पहली बार बैठक हुई और जिसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। WC बनर्जी। कांग्रेस को बनाया किसने, तो कांग्रेस को बनाया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। देखिए अगर हम देखें राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में तो कई सारे क्वेश्चन है जो कि इसके अध्यक्ष के बारे में पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि इसकी पहली बैठक कब हुई, तो पहली बैठक हुई 1885 में। कहाँ पर हुई, तो मुंबई में हुई। प्रेसिडेंट कौन थे, तो WC बनर्जी। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने कितनी बार, तो गांधी जी बस एक ही बार अध्यक्ष बने और ये बने थे 1924 में। और ये सत्र कहाँ पे हुआ था, तो बेलगांव में। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बनाए गए एक बार। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन है। एक बार ये भी पूछा जाता है कि 1905 में जब ये बंगाल का विभाजन हुआ तब इसका सेशन कहाँ पे हुआ था, तो 1905 में जब इसका सेशन हुआ तो ये हुआ था वाराणसी में, मतलब तत्कालीन बनारस में। और यहाँ पे जो इसके प्रेसिडेंट थे ये थे G.K. गोखले, G.K. गोखले। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि जब 1919 में अमृतसर कांड हुआ तब इसके अध्यक्ष कौन थे और ये सेशन कहाँ पे हुआ, तो 1919 में ये हुआ था अमृतसर में। और इसके जो हेड बने इनका नाम था मोतीलाल नेहरू। तो कई सारे क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, एक बड़ी लिस्ट है। और अगर आप एप्लीकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए आज़ादी के समय कहा गया था, सही उत्तर है GB कृपलानी। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया, मतलब कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, मतलब कि 2 राष्ट्र बने, तो उनके बॉर्डर को किसने बताया, मतलब उनके सीमा का अंकन किसने किया, किसने बताया कि यहाँ से यहाँ तक इंडिया है और यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान है। 2 सेकंड लिया करिए आप अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए। देखिए होता क्या है कि जो बॉर्डर है उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा। ये बनाया गया था सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। अगला है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। जब हम बात करते हैं आज़ादी से पहले की, तो उस समय जो सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था ये था बिहार। लेकिन इस बिहार को बाद में अंग्रेजों ने अपने रूल करने के हिसाब से तोड़ने लगे ताकि उनका रूल करना आसान हो जाए। तो आपको बताना है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ। ये हुआ 1930 में। अगला क्वेश्चन है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था,
अंग्रेजों के टाइम पीरियड पर भी कई आयोग आए, जैसे कि 1909 में मार्ले मिंटो, 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, मैकाले, इसके अलावा सैडलर। तो सबका आने का अलग अलग कारण था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबके आने का अलग अलग कारण था, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे है? यह है शिक्षा से। अगला है कि निम्न में से किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की? सेंसरशिप मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी चीज आप वहां पे प्रकाशित करते हैं तो उसको पहले सेंसर किया जाएगा, मतलब उसकी जांच परख की जाएगी। अगर सब कुछ ठीक है तभी आप उसे पब्लिक में लेके जा सकते हैं। जैसे आपने सेंसर बोर्ड का नाम सुना होगा फिल्मों के लिए। कोई भी मूवी बनती है पहले वो सेंसर बोर्ड में जाती है, वहां पे जो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं और मेंबर है उसे देखते हैं। उसको देखने के बाद जब सब कुछ ओके रहता है तभी उसे पब्लिक में भेजा जाता है। कोई कहीं सीन से किसी को ऑब्जेक्शन है तो उसे हटा लिया जाता है। देखिए ये किया गया था वेलेस्ली के द्वारा। अगला है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन भी भारत आया था, और हंटर कमीशन जब भारत आया तो उसने शिक्षा पे काम किया। शिक्षा पे तो काम किया, लेकिन उसने किस शिक्षा पे जोर दिया? प्राथमिक शिक्षा पे। प्राथमिक शिक्षा पे। अगला है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक किल सिद्ध होगी? ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। देखिए सबका अपना अपना एक लोगो है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक नारा है, और ये आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो जैसे कि तुम मुझे खून दो, दिल्ली चलो, इस तरह के कई नारे हैं। तो आपको जानना होगा कि कौन सा नारा किसका है। करो या मरो, तो करो या मरो नारा है महात्मा गांधी का। चलिए एक जवाहरलाल नेहरू का एक नारा हमें कमेंट करके बताइए। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक नारा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है कि 1932 के पुणे समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? 2 सेकंड हम रुक रहे हैं बस। देखिए पहले तो आप ये जानिए कि ये समझौता हुआ किसके किसके बीच था। तो जो 1932 का ये समझौता हुआ, ये हुआ था भीम राव अंबेडकर, और इसके साथ एक तरफ थे M.K. गांधी, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ। दरअसल बात ये थी कि जब इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोल मेज सम्मेलन चल रहा था, तो पहले गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस से कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया। केवल कौन गया था? तो भीमराव अंबेडकर। और ये अपने दलित वर्ग के एक प्रतिनिधि होने के तौर पे गए थे। कांग्रेस या फिर भारत की तरफ से कोई नहीं गया था, मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत की बात करे। ये केवल दलित की बात करने वहां पे गए थे। दूसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें गांधी जी को भी बुलाया गया। कुछ मामले थे जिनको अंग्रेजों ने कहा कि इसे हम आपके हिसाब से कर लेंगे। गांधी जी भी गए, और गांधी जी गए राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, यानी कि जो उस समय भारत के एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यहाँ पे जब गांधी जी गए तो वहां पे भीमराव अंबेडकर भी थे और गांधी जी भी थे। बात चलने लगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में। तो वहां पे भीमराव अंबेडकर ने कहा कि दलितों के लिए अलग सब कुछ अलग चाहिए, हमें दलितों के लिए हमें अलग से प्रतिनिधित्व चाहिए। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, और अंग्रेज चूंकि इस बात पे, मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस बात से सहमत हो गए, क्योंकि उनका फंडा यही था कि अगर भारत पे और कुछ दिनों तक रूल करना है, क्योंकि देखिए ये आज़ादी के टाइम पीरियड के आसपास है, केवल 15 साल पहले की बात है आज़ादी से। तो अंग्रेजों को ये था कि अगर ये लोग जितने बटेंगे हमें रूल करने में उतना ही आसानी होगी। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और गांधी जी चले आए भारत। जब गांधी जी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भारत छोड़ के वापस चले आए तो इनको पूना के जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों की अवहेलना हुई और पूना के जेल में बंद कर दिया गया। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पूरा करने के बाद जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वापस इंडिया आते हैं तो ये पूना के जेल में गए, और पूना के जेल में गए तो वहीं पे गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे कहीं कहीं पूना समझौता या फिर पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट के नाम से होता क्या है कि वहां पे समझौता में गांधी जी ने कहा कि सबको अलग अलग प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। हाँ, उन्होंने कहा कि हम दलितों के उत्थान के लिए कुछ कार्य करेंगे, क्योंकि उस समय दलित की स्थिति काफी बुरी थी, लोग छुआछूत करते थे। तो गांधी जी ने उसी समय एक नया नाम दिया,
जिसको कहा गया हरिजन। हरिजन एक पत्रिका भी उन्होंने शुरू की। तो इस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पे मान गए। कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि पूना समझौता का सीधा संबंध किससे था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपका जो सही उत्तर है यह है सूर्यसेन। अगला है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण के बारे में बात की गई है। सभी लोग सबकी अलग अलग पार्टी थी, तो जयप्रकाश नारायण की जो पार्टी थी ये थी सोशलिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? देखिए यहाँ पे अंतरिम कहा गया है। अंतरिम कहने का ये मतलब है कि जब तक पूर्णकालिक, मतलब कि जब तक एक नया कैबिनेट नहीं आ जाता है तब तक जो एक कुछ समय के लिए चुने गए लोग हैं ये काम करेंगे, इसको अंतरिम कहा गया। 1946 में इसकी गठन कर दिया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? समाचार पत्र से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है सोम प्रकाश, इनका नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर। आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए, इससे नहीं फर्क पड़ता कि अभी वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर लाइव होने के बाद देख रहे हैं। अगर आप लाइव होने के बाद भी देख रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जाकर अपना उत्तर कमेंट कर पाएंगे। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? देखिए, कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस कैबिनेट मिशन योजना का सपोर्ट किसने किया ये कहा गया है। ये थे सरदार पटेल, जो कि अंतरिम गवर्नमेंट में गृह मंत्री भी बने, पहले गृह मंत्री कहे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमेंट करके बताइए कि सरदार पटेल की जो सबसे ऊंची मूर्ति बनी है गुजरात में, ये किस नदी के किनारे है? थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है लेकिन उतना टफ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक, इनका नाम था के रामकृष्ण पिल्ले। अगला क्वेश्चन है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? देखिए, हमने आपको बताया था कि प्रेस से सेंसर लगा दिया गया था, लेकिन उसको रद्द किया गया, उसको नाम दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? मतलब जो सरकारी पंचांग है उसकी बात की गई है। यह है शक संवत। चलिए कमेंट करके बताइए कि 2020 में कौन सा शक संवत चल रहा है? कौन सा शक संवत है 2020 में? अगला है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? भूदान आंदोलन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और इनका नाम है विनोबा भावे। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आशा है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF या फिर इन क्वेश्चनों को एक टेस्ट के रूप में लेना या फिर किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ढेर सारा स्टडी मटेरियल, तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लाख बक्स के नाम से किस भारतीय शासक को जाना जाता है? लाख बक्स के नाम से, ये क्वेश्चन मिडल हिस्ट्री का है, मध्यकालीन इतिहास से। और अगर आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे तो यहीं से मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है। यह है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि रूल किया था 1206 से लेकर के 1210 तक, गुलाम वंश। अगला है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अगेन हमने ये बता दिया था पिछले क्वेश्चन में, ऑटोमेटिक हमने आपको बता दिया है, यह है कुतुबुद्दीन ऐबक, केवल 4 साल रूल किया। अगला है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ये था गयासुद्दीन तुगलक। अगला है कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? जो पंजाब में हिंदू शाही राजवंश था, इसको किसने स्थापित किया ये आपको बताना है। यह है कल्लर। अगला क्वेश्चन है कि अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? कई बार पूछा गया है कि अल-बरूनी किसके साथ आया, किसके शासनकाल में रहा, तो यह है महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या फिर मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज किसी भी रेट पर बेच सकते हैं,
तो मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी खिलजी वंश में, और ये इनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अगला है कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया। पहले जो राज्य होते थे उसमें उलेमा का डायरेक्ट एक हस्तक्षेप चलता था, लेकिन ये बंद हो गया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड से। अगला है कि मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था। जो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण था ये किसके विरुद्ध था, तो ये थे पंजाब के खोखर। कबीर के गुरु कौन थे। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है केवल 2 सेकंड में। आपके विकल्प है नावदेव, वल्लभाचार्य, रामानंद या फिर रामानुज। 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। देखिए जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा रामानंद। कबीर के गुरु यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो गुरु और शिष्य पे पूछा जाता है। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि श्री कृष्ण के गुरु कौन थे। क्या आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। श्री कृष्ण के गुरु थे संदीपनी। संदीपनी। इसी तरह पूछा जाता है कि अर्जुन के गुरु कौन थे, तो अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य। अर्जुन के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य। एक इतिहास से व्यक्ति है इतिहास का, यह है चंद्रगुप्त, और इसके गुरु थे चाणक्य। इसी तरह जो सिकंदर था, सिकंदर का गुरु कौन था। महान सिकंदर के बारे में आपने पढ़ा होगा। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपसे कई बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के गुरु का भी नाम पूछा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। परमहंस। मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में ही हम आपको बता रहे हैं। क्या आपको पता है कि जो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, इनके गुरु कौन है। तो मार्क जुकरबर्ग के गुरु हैं नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा। इसके अलावा जो सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर के गुरु हैं रमाकांत आचरेकर। तो ये सारे हैं क्वेश्चन जो आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। देखिए तैमूर लंग के बारे में एक चीज कहा जाता है कि जब भी ये भारत पर आक्रमण करता था, इनफैक्ट भारत ही नहीं कहीं पर भी आक्रमण करता था, तो बस इसका एक ही मकसद था और ये था लूटपाट। तो लूटपाट इसका एक मकसद था। और जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय जो सन था ये था 1398। अब आप बता सकते हैं कि 1398 में कौन था, तो ये था महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई। मतलब कि अमीर खुसरो किस भाषा को सपोर्ट करते थे। क्या यह अवधी को सपोर्ट करते थे, खड़ी बोली को, भोजपुरी को, या फिर ब्रज भाषा को। तो देखिए ये है खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया किसके द्वारा। कहा जाता है कि पोलो की शुरुआत भारत से ही हुई, और पोलो के बारे में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत में पोलो की शुरुआत की गई थी तुर्कों के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। मतलब कि इनमें कौन है वो जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में आता है। क्या ये वीणा है? बिल्कुल नहीं, वीणा केवल हिंदू में आता है। ढोलक भी केवल हिंदू में आता है। सारंगी अधिकतर मुसलमानों में आता है, लेकिन अगर आप सितार को देखेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम दोनों में आता है। अगला है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और बाबर। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका तैयार कितना है, जो हिस्ट्री है वो कितनी तैयार है। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ चाहिए तो आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको ढेर सारा स्टडी मटेरियल और मिलेगा। तो ये थे जहांगीर के टाइम पीरियड पे। अगर हम जहांगीर के बारे में बात करें तो ये रूल किया था 1605 से लेकर के 1627 तक, केवल 22 साल। जहांगीर के पिता कौन थे? कमेंट करके बताइएगा जहांगीर के पिता कौन थे। चलिए आपको ऑप्शन दे देते हैं, शाहजहां, अकबर, इसके बाद हुमायूं और बाबर। ये आपके ऑप्शंस हैं। जहांगीर के पिता कौन थे ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी
वह उसे असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। वह उपाधि कौन सी थी? यहाँ पे आपका ऑप्शन है हिंद केसरी, राय बहादुर, द राइट ऑनरेबल, कैसर ए हिंद। देखिए गांधी जी जब 9 जून ये आए थे, जब इंडिया में 9 जुलाई को आए थे 1915 को, तो यहाँ पे हुआ क्या कि अंग्रेजों ने देखा कि ये एक अच्छा व्यक्ति है जो कि लोगों को जोड़ सकता है, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका में भी एक आंदोलन चला करके आए थे। तो यहाँ पे आने के बाद उनको सम्मान दिया गया। सम्मान इसलिए दिया गया ताकि अंग्रेजों को लग रहा था कि हम सम्मान देंगे और ये हो सकता है कि ये हमारे साथ मिल जाए, तो इनको दिया गया था कैसरे हिंद। लेकिन जब 1919 में रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून भी कहा गया, तो इसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और वहीं पे इन्होंने कैसरे हिंद की जो उपाधि थी उसको छोड़ दिया। अगला है कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों को माध्यम बनाया? मतलब कि अगर ये चाहते थे कि हम अगर गाना गाएंगे तो भगवान हमारे पास रहेंगे, हम जब भगवान की भक्ति करेंगे, तो उनका नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शन है शंकर देव, ज्ञान देव, चंडीदास या फिर चैतन्य महाप्रभु। सही उत्तर है चैतन्य महाप्रभु। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैसे वाराणसी में, वाराणसी यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, सही उत्तर है मगहर। अगला है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद, आपके ऑप्शन है रामानुज, मध्वाचार्य, विवेकानंद, शंकराचार्य। ये थे शंकराचार्य। अगला है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? व्यक्तिगत सिंगल, तो जो पहले सत्याग्रही थे इनका नाम था विनोबा भावे और जो दूसरे सत्याग्रही थे इनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आगे चलकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अगला है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान, हसन खान, हमीद खान या फिर इनमें से कोई नहीं? ये था आगा खान, आगा खान। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताना है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने लायक नहीं है। इनका नाम है मैडम भीखाजी कामा। अगला है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? पहले बंगाल का विभाजन हुआ था ताकि इंडिया पे ज्यादा समय तक रूल किया जा सके और ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब? 1905 में। लेकिन इसको खत्म कर दिया गया 1911 में। किसने खत्म किया? लॉर्ड हार्डिंग ने। ये कब कंप्लीट हो गया? तो हो गया 1912 में। अगला है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर जो बम कांड हुआ था इसमें अरविंद घोष का बचाव किया CR दास ने। अगला है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत, इनका नाम है BD सावरकर। ये रिलेट करते हैं महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। यह कथन किसका है? सभी लोगों का अपना अपना कथन था, करो या मरो, महात्मा गांधी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह। तो ये कथन किसका है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? ये कहा गया था अरविंद घोष के द्वारा। अगला है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ये कहा गया सरोजनी नायडू के द्वारा। अगला है कि सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? देखिए सूरत की फूट, इसको सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। ये हुआ था 1907 में। तो यहाँ पे जो कांग्रेस थी ये नरम दल वालों के हाथ में आ गई। गरम दल नरम दल में ये बटा हुआ था और सूरत की फूट के बाद जो कांग्रेस थी ये नरम दल वालों के हाथों में आ गई। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? सारे क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए और PDF जरूर डाउनलोड करिए। गदर पार्टी की स्थापना की गई 1913 में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? अशांति का जनक ये हैं बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की?
किसने की मुस्लिम लीग की स्थापना? इनका नाम है नवाब समीउल्लाह खान। नवाब समीउल्लाह खान। अगला है कि किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? वंदे मातरम किस अभियान का शीर्ष गीत था? देखिए, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जो लाइक वाला बटन है उसे दबाकर आप जरूर लाइक कर लीजिए, और स्टडी वाले इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। यह है स्वदेशी आंदोलन। अगला है कि लाल बाल और पाल, ये एक त्रिगुट था, और आपको बताना है कि इसमें से कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी हुआ। तो इनका नाम है लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है लोथल। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आज के इस वीडियो में इतना है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।